बात करें थ्री फेज मोटर की, तो ये अपने आप अपने अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर हम थ्री फेज का सप्लाई दे रहे हैं और तीन वाइंडिंग इसके अंदर अवेलेबल है। तो जिसकी वजह से वो तीनों अपने अंदर 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से उसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक रोटेशनल टॉर्क उसके अंदर डेवलप होता है, और उसके वजह से जो कि मोटर है वो घूमने लगता है। लेकिन अगर हम बात करें सिंगल फेज की, जहां पर आप सिंगल फेज का सप्लाई देते हो, एक फेज देते हो और एक न्यूट्रल देते हो, सप्लाई हम देते हैं सिंगल फेज मोटर को, तो उसके अंदर कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें उसके अंदर एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग ऐड करना होगा, और एक्स्ट्रा वाइंडिंग के लिए हमें वहां पर एक एक्स्ट्रा सप्लाई भी देना होगा, ठीक है। और उस एक्स्ट्रा सप्लाई के लिए हमें वहां पर एक फेज के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि जो दो वाइंडिंग हम यूज कर रहे हैं, ओके, तो जो दो वाइंडिंग हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर कुछ फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी जाके उसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपका जो कि मोटर है वो घूमने लगेगा। ओके, इसके अंदर फेज डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए, फेज शिफ्ट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो कि हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो कि सीलिंग फैन होता है, जो कि टेबल फैन होता है, उसके अंदर आपको एक कैपेसिटर देखने को मिलता है। वो किस लिए होता है? उसके वजह से हम फेज को डिस्प्लेसमेंट करते हैं, फेज शिफ्ट करते हैं, और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट करते हैं उस एक्स्ट्रा वाइंडिंग के वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो कि पंखा है, जो मोटर वगैरह, वो यहाँ पर घूमने लगता है। ओके, तो उसी प्रिंसिपल को हम आजमाएंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, और उसको हम सिंगल फेज सप्लाई में चलाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर आप एक थ्री फेज मोटर को अगर सिंगल फेज में चलाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ डिवाइस वगैरह की यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको एक कैपेसिटर की जरूरत होगा, और उससे पहले आपका जो कि मोटर होगा उसको आपको डेल्टा कनेक्शन करना होगा। डेल्टा कनेक्शन यानी कि कुछ इस तरीके से आपको कनेक्शन जो है करना होगा। ओके, अगर आपके मोटर के अंदर आपको मिलता है ये RYB और यहाँ पे होगा RYB, अगर मतलब कि सामने सामने आपको RRYY और BB अगर मिल जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा दिक्कत होता है कनेक्शन करने के लिए। तो अगर आपको कंफ्यूजन रहता है कि कैसे हम कनेक्शन करने वाले हैं, तो उसके लिए आप सिंपल से ट्रायंगुलर मेथड यूज कर लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका वाइंडिंग है, तो डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरीके से आप करते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपका R वाइंडिंग है, ये Y वाइंडिंग है, ये B वाइंडिंग है, तो यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं R, ये हो गया R डैश, जो हो गया आपका Y, जो हो गया आपका Y डैश, जो हो गया आपका B, जो हो गया आपका B डैश। तो देखिए, और यहाँ पर हम सप्लाई देंगे R सप्लाई देंगे, यहाँ पर हम सप्लाई देंगे Y सप्लाई देंगे, और यहाँ पर हम सप्लाई देंगे B। तो यहाँ पर मैंने RYB ले रखा है, आप यहाँ पर कोई भी नेमिंग कर सकते हो, ABC कुछ भी नेमिंग यहाँ पर आप कर सकते हो। ओके, तो R फेज कहाँ पर लगा हुआ है? R एंड B डेज के साथ यहाँ पर लगा हुआ है R फेज। तो उसी तरह से आप यहाँ पर R एंड B डेज को जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए R के सामने यहाँ पर B आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ कि R के साथ अभी B को जोड़ देता हूँ। उसके बाद Y कहाँ पर कनेक्शन हुआ है? R डैश एंड Y के साथ, तो ये रहा इसका ये सब डैश है, Y डैश, R डैश, B डैश। तो यहाँ पर R डैश कनेक्टेड है Y पर, तो यहाँ पर मैं Y को कनेक्ट कर देता हूँ R डैश पर। ओके, तो उसके बाद Y डैश कनेक्ट है B पर, तो ये Y डैश, ये रहा B, तो आपस में कनेक्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर एक कैपेसिटर को आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक कैपेसिटर में यहाँ पर ले लेता हूँ, जो कैपेसिटर हम पंखा मोटर वगैरह हम यूज करते हैं, वही कैपेसिटर हम यहाँ पर ले लेते हैं, और इसको लेकर के दो वाइंडिंग में हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। जो कि बाकी बचा हुआ एक फेज बचा हुआ यहाँ पर, तो उसको हमें न्यूट्रल पर कनेक्शन कर देना। तो इसको लेकर के मैं न्यूट्रल पर कनेक्शन कर देता हूँ। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर फेज देना होगा। तो फेज हमें कहाँ पर देना होगा? ये जो दो वाइंडिंग है जिसके बीच में हमने कैपेसिटर कनेक्टेड किया है, तो इन दोनों में से किसी एक पर आपको फेज सप्लाई दे देना है। तो यहाँ पर मैं जो फेज है इसको मैं R पर डाल देता हूँ, जो गया फेज, जो गया न्यूट्रल। तो अभी आपका जो कि मोटर ये अभी चलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके साथ जो वाइंडिंग कनेक्टेड है, यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइंडिंग तरह काम कर रहा है, जैसे कि आपका एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में काम करते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उसके वजह से यहाँ पर एक टॉर्क भी डेवलप होता है, और उस टॉर्क की वजह से आपका जो कि मोटर है यहाँ पर चालू होता है। मोटर का जो कि एफिशिएंसी है, जो कि उसका लोड हम देते हैं, तो उसको किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मोटर के अंदर कितना टॉर्क यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो उसका एफिशिएंसी मतलब कि ज़्यादा लेने के लिए, उसका टॉर्क ज़्यादा लेने के लिए
हमें उसका जो कि स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसको हमें यहाँ पर बढ़ाना होता है, क्योंकि जो मोटर स्टार्टिंग में जितना तेजी से स्टार्ट होता है, जितना ज़्यादा टॉर्क के साथ स्टार्ट होता है, वो मोटर से आप उतने ज़्यादा पावर जो है आउटपुट ले सकते हो। ओके, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अलग सा कैपेसिटर यूज करेंगे। ये तो एक कैपेसिटर से भी काम करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टाइम में हमें अलग से कैपेसिटर यहाँ पर यूज करना होगा। अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो एक कैपेसिटर से भी काम चल जाएगा। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस मोटर के लिए आपको कितना वोल्ट, कितना माइक्रोफैराड के लिए आपको कैपेसिटर जो है लेना है। तो बस आप वीडियो से आखिर तक बने रहिए। तो यहाँ पर हमें एक अलग सा कैपेसिटर भी यूज करना होगा, जो कि स्टार्टिंग के टाइम हम यहाँ पर यूज करेंगे, और मोटर जब रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो उस टाइम हमें उस कैपेसिटर को यहाँ पर बंद कर देना है। मैंने यहाँ पर एक स्विच को लगा दिया है, तो क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग टाइम होगा उसी स्टार्टिंग टाइम में हमें स्विच यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और जब मोटर आपका 70 to 80% स्पीड के आसपास आ जाता है या फिर लगभग फुल स्पीड तक पहुंच जाता है, तो उसी टाइम आपको जो कैपेसिटर है, जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसको आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक हाई टॉर्क क्रिएट होता है, और उसकी वजह से आपका जो कि मोटर ये आपको लगभग 70 to 80% आपका एफिशिएंसी यहाँ पर आपको दे देता है, अगर हम बात करें सिंगल फेज की। ओके, अगर हम बात करें 3 फेज मोटर की, तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी आपको मिलता है 90 to 95% तक आपका यहाँ पर एफिशिएंसी मिलता है। और अगर हम उस मोटर को सिंगल पे सप्लाई से चलाते हैं तो वो आपका, अगर हम बात करें सिंगल पे, तो आपका 40 to 50% यहाँ पर आपका एफिशिएंसी देता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर डबल कैपेसिटी अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो वो आपका लगभग 75% तक आपको जो कि 75 to 80% तक आपको जो कि एफिशिएंसी आपको दे देता है। और अगर हम बात करें इसका डायरेक्शन चेंज करने की, तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्शन कर दिया है, तो न्यूट्रल मैंने यहाँ पर दे दिया है, फेज को मैंने यहाँ पर दे दिया है, और कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो मैं चाहता था कि मैंने जो कि मोटर वो क्लॉकवाइज घूमे, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैंने जो कि मोटर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उस टाइम मैं क्या करूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मोटर है वो अभी उसका डायरेक्शन अभी चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन की वजह से अगर मान लीजिए मेरा जो मोटर है वो अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूँ। ओके, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना होगा, जो फेज हमने यहाँ पर लगाया था, बस आपको इसी को हटाना होगा यहाँ से, और इसको आपको लेकर के कहाँ पर कनेक्शन कर दिया होगा, जो कि दूसरा फेज जहाँ पर हमने कैपेसिटर को कनेक्शन किया था, जो कि बी फेज था, वहाँ पर हमें फेज को डाल देना है। तो इससे क्या होगा, जो कि आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था इस वाइंडिंग के अंदर, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, और उसके वजह से आपका जो कि मोटर का जो कि डायरेक्शन है ये भी यहाँ पर अपने आप चेंज हो जाएगा, और आपका जो कि मोटर है उल्टा घूमने लगेगा। ओके, तो अगर हम बात करें रनिंग एंड स्टार्टिंग कैपेसिटी की, तो इसका वैल्यू हमें कितना लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग कैपेसिटर की, अगर हम बात करें स्टार्टिंग कैपेसिटर की, जो कि आपका होता है 50 to 70 माइक्रोफैराड पर एचपी। ठीक है, पर एचपी, तो पर एचपी के हिसाब से आपको 50 to 70 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लेना है, और यहाँ पर आप 440 वोल्ट कैपेसिटर लो तो बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 440 वोल्ट का कैपेसिटर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम 3 फेज का मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर रनिंग कैपेसिटर की, तो इसको आपको लेना होगा 12 माइक्रोफैराड टू 16 माइक्रोफैराड पर एचपी के हिसाब से आपको इसको लेना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक 1 एचपी का मोटर है, तो वहाँ पर आप 12 माइक्रोफैराड से लेकर के 16 माइक्रोफैराड के अंदर आप कैपेसिटी यूज कर सकते हो। अगर आपका मोटर 2 एचपी का होता है तो यहाँ पर आप 24 माइक्रोफैराड का ले सकते हो। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपका जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसका रेंज भी यहाँ पर बढ़ता रहता है। ओके, तो ये जो तरीका है इससे तो आपको काम करेगा, लेकिन इसके ऊपर आप फुली डिपेंड मत होना, क्योंकि यहाँ पर जो एफिशिएंसी होता है वो आपको कम ही मिलता है, और यहाँ पर अगर आप लोड ज़्यादा दोगे, जो कि मोटर के हिसाब से लोड जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप लोड वगैरह ज़्यादा देते हो तो उससे क्या होगा कि जो कि मोटर यहाँ पर हीट होने लगेगा, वाइंडिंग वगैरह जो हीट होने लगेगा, और मोटर का जो कि लाइफ यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है, ये आप कोई टेस्टिंग वगैरह अगर कर रहे हो, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो, या फिर कोई इमरजेंसी केस हो, उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें नॉर्मल केस की, तो इसके अंदर आप कोई भी ज़्यादा लोड वगैरह यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट रह गया उस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको में कोई भी डाउट हो
तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आज का विषय इतना ही, आप फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक कुछ नए ज्ञान के साथ।